हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप पाइस एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के डिस्कशन की शुरुआत भी हम कोटेशन से करेंगे। आज का कोटेशन है, ह्यूमन राइट्स आर नॉट ओनली वायलेटेड बाय टेररिज्म, रिप्रेशन और असैसिनेशन बट ऑल्सो बाय अनफेयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दैट क्रिएट ह्यूज इन इक्वालिटीज़। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस कोटेशन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। इतने दिनों में आपने कई सारे आर्टिकल को पढ़ा है, ऐसे के टॉपिक्स को आपने देखा होगा, आपको पता चल जाना चाहिए कि ऐसे कोटेशंस को हम किस जगह पर यूज़ करेंगे। बहुत बड़ी संभावना है अभी जो इनइक्वालिटीज़ हमें सोसाइटी में दिखी, भी जो प्रॉब्लम्स वायरस के पेंडेमिक, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ कोरोना वायरस का, उसके बाद हमें देखने को मिली माइग्रेंट वर्कर के साथ जो इनइक्वालिटीज़ है, या सोसाइटी में जितने तरीके की इनइक्वालिटीज़ है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से डिवाइडेड है, और साथ में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कितना ज़्यादा हो सकता है विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर। ऐसे जगहों पर आपको टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, ऐसे लिखने के लिए दिया जा सकता है, वहाँ पर आप इनका ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 4 में भी आपके काम आ जाएगा। ऐसे राइटिंग का जो अलग से पेपर होता है 250 नंबर का होता है, बहुत मैटर करता है, तो वहाँ पर आप ऐसे कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के डिस्कशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोटेशन का जिक्र आपसे कर दिया गया है, कोटेशन की बात हमने कर ली। दूसरा, हम बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ आपको पता चलेंगे आर्टिकल के माध्यम से जो आप शायद नहीं जान रहे होंगे अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो आर्टिकल में इंडिया नेपाल से एसोसिएटेड एक आर्टिकल लिखा गया है और काफ़ी अच्छा है। जैसे वहाँ पर क्या अभी माहौल है नेपाल में, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, और हिस्ट्री क्या बताती है, हिस्ट्री किसके पक्ष में है, भारत के या नेपाल के, जो अभी डिस्प्यूट है टेरिटरी का, उससे संबंधित चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑयल फील्ड में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है असम में, ये आपको पता होगा, तो उस पर बहुत अच्छी एनालिसिस है, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर कितना नुकसान हुआ है और हो सकता है, क्या इसका अंदाज़ा लगाया जा पाना इतना आसान होगा। विल डिस्कस दैट ऑल्सो। और तीसरा आर्टिकल जो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है वो है सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है, किस चीज़ से संबंधित है, क्या बैकग्राउंड है, ये सब हम इस पर से जुड़े हुए फैक्ट्स को देख लेंगे। आज आंसर राइटिंग के लिए 4 क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर कोशिश कीजिए, आंसर लिखना आपका धर्म है इस पूरी तैयारी के दौरान। तो ज़रूर कोशिश कीजिए, आप पूरी डिस्कशन पर आप 30 मिनट से लेकर के 50 मिनट्स का समय दे रहे हैं, तो इतना तो होना चाहिए कि जब आपका डिस्कशन ख़त्म होता है, आप चीज़ों को दिन में पूरा पढ़ के समाप्त करते हैं, तो आप उस हालत में रहें कि आप एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का आंसर लिख पाएँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज दिए गए हैं, टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जो कि कल एक क्वेश्चन हमारा कम था तो उसकी जगह पर आज एक क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है, और प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं, आज इस डिस्कशन में रहने का आपका क्या फ़ायदा होगा और आपको अंत तक क्यों रहना चाहिए। तो इस नेशनल पार्क के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आप नहीं जान रहे होंगे, डिब्रू शेखोवा, उसके बारे में बात करेंगे। मांगुरी मोटापुंग वेटलैंड कहाँ पर है, क्यों न्यूज़ में आया, और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, किस चीज़ से संबंधित है। दिल्ली दरबार मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, क्या है, अभी न्यूज़ में क्यों आया, और क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। लिपू लेक पास, आपको मालूम है इसके बारे में, रिवीजन हो जाएगा। सौगौली ट्रीटी भी रिवाइज कर लेंगे। इंडिया चाइना एग्रीमेंट के बारे में क्या है, और ये जो नेपाल के साथ डिस्प्यूट शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, ये सब हम जानेंगे आज के डिस्कशन में। तो देखिए आर्टिकल कौन कौन सा है, ड्राइंग द लाइन इन असम से जुड़ा हुआ ये वाला, ऑयल फील्ड से एसोसिएटेड, और तीसरा आर्टिकल है पब्लिक स्पेस फॉर द पीपल। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस, टोटल 4 क्वेश्चन है आपके सामने। हाउ फार डू यू फील दैट द कॉज ऑफ रिसेंट इंडो नेपाल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट हैज रूट इन द हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आज अभी जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर होने वाला है कि ब्रिटिश इंडिया में और इवन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या चीज़ें रहीं, और किस तरीके से अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है इसका क्यों नहीं कोई आधार है, उसके पहले चीज़ें किस तरीके से रही, और तब 10 दिन जो गवर्नमेंट हुआ करती थी या मोनार्की थी वो कैसे डील करती थी इंडिया के साथ। इन चीज़ों को हम जानेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। दूसरा सवाल है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ओल्ड गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स archaeological site has less relevance in the present economic condition.
ऑफ द कंट्री, एवेल्युएट द स्टेटमेंट। अभी कई जगहों पर हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम सुना है, उनके द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने सुना है। फिर अभी जो हम आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे वो भी इससे संबंधित है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसका जिक्र आने वाला है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हिंदी मीडियम के लोग भी आंसर लिख रहे हैं, बहुत ही खुशी मिलती है और ज़रूर लिखिए आप लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर फोकस कीजिएगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। दूसरा सवाल भी उसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, लेकिन स्टेटमेंट अलग अलग है, क्वेश्चन अलग है। और तीसरा सवाल है यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट से, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। तो इसमें सिर्फ आपको कंसीडर द फॉलोइंग पर फोकस करना है और फिर स्टेटमेंट को पढ़ करके इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क से एसोसिएटेड, और लास्ट क्वेश्चन होगा मांगरी मोटापुंग वेटलैंड, और एक क्वेश्चन और है आज, वो है इंडो नेपाल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। फाइन, इतनी चीज़ें समझ में आ गई क्या कुछ होने वाला है, आज का क्या थीम है, किस पर हम बात करने वाले हैं। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है, जो लोग नए हैं उनको बता दें, इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर दिल्ली में है और यहाँ पे अलग अलग तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्लासरूम प्रोग्राम अवेलेबल है, पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम अवेलेबल है। जो नए लोग हैं, फ्रेशर हैं, कंफ्यूज अगर हैं तो वो अप्रोच कर सकते हैं 8750069419 पर। आपको मदद की जाती है, काउंसलिंग भी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन के लिए ही कॉल करें, अगर आपको कन्फ्यूजन है अपने किसी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड, आप तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और हाँ, लेट हो गया है थोड़ा सा, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, बिकॉज कई बार हर दिन एक जैसा नहीं होता, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं किसी की लाइफ में, तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। आज लेट है डिस्कशन, लेकिन कल से हम बिल्कुल टाइम पर रहेंगे, ठीक है। तो आइए पहला डिस्कशन इंडिया नेपाल को डिस्कस कर लेते हैं। जीएस पेपर 2 से एसोसिएट कर देंगे इसको, बायलैटरल रीजनल रिलेशन से, आईआर से, ठीक है। एंड बैकग्राउंड पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं, जो लोग नए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। आपको मालूम है एंग्लो नेपालीज वॉर के बारे में? नहीं मालूम तो जान लीजिए, ये वॉर हुआ था और इसी के बाद जो सागौली ट्रीटी है वो हुई थी 1814 से लेकर के 1816 तक ये वॉर चला था। यानी कि तब दिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में हुआ करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी और जो गोरखा वो थे वहाँ पे आर्मी, उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी, नेपालीज वॉर हुआ था। और इसी में फिर सहमति बनी थी और एक ट्रीटी साइन किया गया था सगौली ट्रीटी के नाम से। और उसी सगौली ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया था कि जो टेरिटरी है वो किस तरीके से डिवाइडेड होगा। काला पानी टेरिटरी और जो एरिया अभी आप डिस्प्यूटेड देख रहे हैं, काला पानी का हिस्सा उत्तराखंड में है और वो वहाँ पर एक काली रिवर है, ठीक है। काली जो रिवर है, चूँकि रिवर वहाँ से 2-3 रिवर निकलती हैं, ठीक है। अब उसमें से किसको मेन रिवर माना जाए, ये पॉइंट है और इसी पर डिस्प्यूट अभी अराइज हो गया है कि एग्जैक्ट रिवर किसको माना जाए जो टेरिटरी है उसको डिसाइड करने के लिए। और ये डिस्प्यूट का मुद्दा है और ये तभी से ये कहानी चली आ रही है, लेकिन डिस्प्यूट तब से नहीं है, डिस्प्यूट अब जा करके 2015 से खास करके ये शुरू हुआ है। अगर आप बहुत ही लाइमलाइट की बात करते हैं कि कब से नेपाल ने इस पर फोकस किया, कब से इस मुद्दे को उठाया है, तो ये अभी हाल की बात है। पहले इतना ज़्यादा डिस्प्यूट टेरिटरी का इंडिया नेपाल के बीच में नहीं था, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा, ये इमेज सब लोग पहले भी देख चुके हैं। ये है पूरा काला पानी का रीजन और ये किधर है, इंडिया के साइड में है, उत्तराखंड में पड़ता है। नेपाल ने भले ही इसको अपने एरिया में शो किया है, ध्यान दीजिएगा, इस एरिया से लेकर के पूरा ये लिपुलेक और ये काला पानी, ये पूरा नेपाल ने अपने मैप में अपनी तरफ शो किया है। ऑब्वियसली इसको ऑब्जेक्ट करता है इंडिया और इस पर सारी बात चल रही है, ठीक है। लिपुलेक पास भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, उत्तराखंड में है लिपुलेक पास। लद्दाख और इंडिया के बीच में ये रास्ता प्रोवाइड करता है, रास्ता देता है और यही कारण बना कहाँ नेपाल और भारत में ये जो आज विवाद शुरू हुआ है, इसके बीच में लिपुलेक काफ़ी सेंटर में रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे, ये सब जानने के लिए हमें आर्टिकल को पढ़ना होगा। मेन आर्टिकल पर चलते हैं। पूरा इसका हिस्ट्री तो जानते हैं क्या कब से चल रहा है। पूरा मुद्दा मैप का है, मैप में दिखाए गए टेरिटरी का, एरिया का है। और अभी हाल ही की बात है, 10 जून को
जब नेपाल में वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसमें कि भारत के इंडियन टेरिटरी के 400 किलोमीटर को अपने एरिया में उन लोगों ने शो किया है। नेपाल के सॉवरेन टेरिटरी बताया गया है, जिसमें कि उन्होंने लिपू लेक पास से लेते हुए वो जो पूरा हिस्सा है काला पानी का उसको अपनी तरफ मर्ज कर लिया है। तो इस पर पूरा विवाद अब फिर से शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर लोग एकजुट इस बात को लेकर के हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर भारत भी अपना पक्ष रखेगा। नाउ मेकिंग थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का क्या कहना है। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अपने स्पीच के दौरान उन्होंने ये कहा कि वी आर फॉर स्टार्टिंग डायलॉग सून एंड द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व थ्रू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के तरीके से आपस में जो प्रॉब्लम है हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं। धीरे धीरे जैसे ये बॉर्डर डिस्प्यूट अब बढ़ता जा रहा है तो वो उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाता जा रहा है। जो फॉरेन मिनिस्टर वो कहते हैं कि हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेसिस पर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। उन्होंने क्या कहा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेसिस पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अब जब हम फैक्ट्स को रीचेक करेंगे तो देखिए हमें क्या पता चलेगा। तो चलते हैं फैक्ट्स को रीचेक करते हैं। और इन्होंने जो राइटर है उनके बारे में बता दें, ये नेपाल में रह चुके हैं इंडियन एम्बेसडर के तौर पर, और काफ़ी समय उन्होंने वहाँ पर बिताया है, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, एंड इन्होंने ही अपना एक्सपीरियंस जाहिर भी किया है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स में पहला फैक्ट्स बताते हैं, एंग्लो नेपाल ट्रीटी ऑफ सगौली को 1816 में जो हुआ था, और इस सगौली ट्रीटी के माध्यम से डिमार्केट कर दिया गया था काली रिवर को एज द वेस्टर्न बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द नेपाल। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में जो वेस्टर्न बाउंड्री को बताया गया था वो काली रिवर। अब देखिए काली रिवर इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है आज कि आप सोच नहीं सकते हैं, तो प्लीज़ इसको दिमाग में रखे रहेंगे आप। ईस्ट इंडिया कंपनी मैप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आर्चिव टू शो द ब्रिटिश कंसीडर्ड a tributary of Kali River, the लिम्पिया धुरा एज इट्स मेन चैनल। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया था, काली रिवर की जो ट्रिब्यूटरी थी लिम्पिया धुरा, जिसको कि अभी नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है, उसको मेन चैनल के तौर पर माना था, और इसी को उन्होंने जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो फिक्स किया था। बट अ मैप ड्रॉन अप इन 1879, और फिर से एक बार मैप को ड्रॉ किया गया, और आफ्टर द सर्वे किया गया, और फिर इसमें बताया गया दैट द बाउंड्री अलॉन्ग अ रिज जस्ट वेस्ट टू द टिंकेर पास। बताया गया कि टिंकेर पास के जस्ट वेस्ट में पड़ता है वो इसकी बाउंड्री होगी। Later, official British map and the what India claims Kali River originate from the natural spring of Kala Pani, where it is joined to the rivulet following down the Lipu Lake Pass. तो इन शॉर्ट ऐसा हुआ कि उस समय में जो ब्रिटिश इंडिया ने माना कि ये बाउंड्री होगी इंडिया नेपाल के बीच की, उसी को पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी इंडिया में कंसिडर किया गया, और उसी को मैप में दर्शाया गया। और तब इस मैप पर किसी को कोई परेशानी नहीं थी। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि 1990s तक आफ्टर इंडिपेंडेंस इस पर कहीं कोई चैलेंज नहीं किया गया था, कहीं कोई वाद विवाद इस पर नहीं उठाया गया था। इस मुद्दे पर बिल्कुल भी शांति थी दोनों देशों के बीच में। दूसरा मुद्दा उठाते हैं, मिलिट्री कम पुलिस पोस्ट अलोंग द नेपाल चाइना बॉर्डर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। जब चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर में कर लिया था तो उस समय ऑब्वियसली नेपाल काफ़ी घबरा गया था। 1950s की ये बात है, और तब वहाँ के जो किंग थे, किंग महेंद्र, उन्होंने उस समय में यहाँ इंडिया से हेल्प ली थी। इंडिया से हेल्प ले करके जो मिलिट्री पोस्ट थे वो नेपाल के और चाइना के बॉर्डर पर लगवाए गए थे। 17 से 18 पोस्ट वहाँ पर इंडिया की मदद से लगवाए गए थे। ये मिलिट्री कम पुलिस पोस्ट था ताकि चाइना के द्वारा कोई थ्रेट नेपाल तक ना पहुँचने पाए। ध्यान दीजिएगा। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1969 पे जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कीर्ति निधि बिष्ट आते हैं, तब उन्होंने इंदिरा गांधी को ये कहा कि वो चाहते हैं कि जो पोस्ट वहाँ पर लगाया गया है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर जो पोस्ट लगाया गया है, यानी नेपाली टेरिटरी में जो पोस्ट है उसको विड्रॉ कर लिया जाए। और बहुत ही शांतिपूर्वक फिर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने पोस्ट को वहाँ से हटा लिया था। दिस वॉज डन, बट इंडियन पोस्ट एट काला पानी वॉज नॉट इन नेपाली लिस्ट। ध्यान दीजिएगा, तो 17 से 18 पोस्ट जो लगवाए गए थे उसमें से काला पानी नेपाली लिस्ट में शामिल नहीं था।
ठीक है, तो ये बात वहाँ पर भी गौर करने वाली है कि जब ये मिलिट्री पोस्ट को हटवाया जा रहा था 17 से 18 पोस्ट में, उन्होंने अपनी लिस्ट में काला पानी का जिक्र नहीं किया था, तो फिर आज ये बदलाव क्यों? चूंकि हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे क्या दलीलें दी गई। दलीलें ये दी गई कि जो काला पानी का हिस्सा है वो चूंकि चाइना और इंडिया के बीच में और काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, तो एक जेनरॉसिटी को वहाँ पर शो किया था। द देन जो वहाँ के किंग थे, महाराजा थे, उन्होंने इसको जनरसिटी के तौर पर इंडिया की को सिक्योरिटी कंसर्न से प्रोवाइड किया था। ठीक है, अगेन इज दिस रियली बिलीवेबल? अब इनका सवाल है राइटर का कि क्या क्या इसमें आपको लग रहा है इसमें बिलीव करने वाली बात है ये? और इन 1969 चाइना वॉज इन, अब ये बताते हैं कि जो काला पानी वाला हिस्सा था है अभी उत्तराखंड में, उसकी 1969 के समय में स्थिति क्या थी? क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था? क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि जो किंग थे, किंग महेंद्र, उनको जनरसिटी को शो करने की ज़रूरत पड़ी इंडिया को, और इसलिए उन्होंने इस रीज़न को अपने लिस्ट में शो नहीं किया? 1969 की बात है, वहाँ का स्थिति जो था बहुत ही सामान्य था। चाइना वॉज इन थिक ऑफ द कल्चरल रिवोल्यूशन। देर वॉज अ लिमिटेड एक्टिविटी, इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत लिमिटेड एक्टिविटी हुआ करती थी। एंड सेंट्रल सेक्टर वर काला, वेर काला पानी लाइज इन द नॉर्थ पास itself was the least disputed sector, बहुत ही लीस्ट डिस्प्यूटेड था, वहाँ पर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट नहीं था। तो इन शॉर्ट यही बताया जा रहा है कि आपने तब से, मतलब दो इवेंट इन्होंने अब तक डिस्कस कर दिया है, जब काला पानी वाले हिस्से को जो आज इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड है उसको तब उन्होंने, नेपाल की गवर्नमेंट ने अपने लिस्ट में भी शामिल और शो नहीं किया था। ठीक है, और आज जो स्थिति इतनी ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो गई है वो क्यों है? तीसरा इन्होंने एक हिस्टोरिकल इवेंट बताया है, चाइना एंड नेपाल बॉर्डर एग्रीमेंट का 1961 में। याद होगा ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने आर्टिकल के दौरान। आपको याद है हम चाइना नेपाल के एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे थे जब पिलर्स का जिक्र आया था, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 0। तो उसका भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि 1961 में जब आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, नेपाल और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो वहाँ पर भी इसका कोई डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं था। वहाँ पर भी जो एरिया उन्होंने शो किया था वो वही एरिया है जो आज इंडिया काला पानी को अपने में शामिल करके, या जो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर को डिमार्केट कर रहा है, वही एरिया आपने तब कंसिडर किया था। उसको कंसिडर करते हुए पिलर नंबर 1 उन्होंने डिमार्केट किया था, राइट। और बाद में उसको पिलर नंबर 0 को ट्राई जंक्शन की तरह बताया गया। तो इन्होंने पहले भी 1961 में भी इस एरिया को कंसीडर नहीं किया था। इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश की जा रही है। और अगला इनका कहना है जो हिस्टोरिकल इवेंट है चौथा, वो है इंडिया चाइना एग्रीमेंट 1954। ध्यान दीजिएगा, 1954 में भी एक एग्रीमेंट हुआ है। एक एग्रीमेंट जो भी हाल ही में हुआ है, जब मोदी जी गए थे चाइना, उसके बाद की स्थिति खराब हुई है, इन 2015 की बात कर रहे हैं। लेकिन जब 1954 में एग्रीमेंट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, तब क्या हुआ था? तो तब जब वहाँ पर लिपुलेख का जिक्र आया था, उसको इंक्लूड करते हुए इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड और कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई थी, तब कोई भी एलिगेशन या कोई भी ऐसा विद्रोह नेपाल की तरफ से नहीं देखा गया था कि हाँ ये हमारी टेरिटरी है। कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट वहाँ के नेपाल साइड से शो नहीं किया गया था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2015 जब ये बात होती है कि लिपुलेख पास का यूज़ किया जाएगा, इंडिया चाइना ने साइन किया एक एग्रीमेंट और ट्रेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, तब जाकर के 2015 में नेपाल में, चूँकि वहाँ पे अलग गवर्नमेंट्स भी आ चुकी थी, साथ में कहीं ना कहीं एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को भी लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, और फिर इस टेरिटरी के इश्यू को उठाया गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमेशा नेपाल एक चाइना कार्ड खेलता है, इन शॉर्ट ये भी है, और चाइना का इन्फ्लुएंस भी आप कह सकते हैं। नेपाल अपने इम्पोर्टेंस को बताने की कोशिश कर रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से अब ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हिस्टोरिकल चेक की बात कर रहे हैं वहाँ के मिनिस्टर, तो उनको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया जा रहा है कि देखिए जब हिस्टोरिकल चेक करेंगे तो किसका पलड़ा भारी आपको मिलेगा। कंक्लूजन में भी यही कहा जा रहा है कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट ही है, वो ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि इंडिया नेपाल के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है, और ये रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा जो कल्चर है हम उसको शेयर करते हैं। बुद्धिज़्म या हिंदू हेरिटेज, ये सारे कल्चर हम शेयर करते हैं, और हमारा पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। हालांकि आंसर राइटिंग में हमें यही सारी बातें लिखनी भी हैं,
लेकिन आर्टिकल में राइटर का ये मानना है कि अब आपको अपने इस थॉट को थोड़ा सा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, इस मुद्दे पर और ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या सफिशिएंट स्टेप्स यहाँ पर लेने चाहिए, कि नेपाल जो ये चाइना कार्ड का यूज़ बार बार करता है उसको और एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, उस चीज़ को वो ना करे। यहाँ पर क्या एक मैक्सिमम कोऑपरेशन हो सकता है, उस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। अगला आर्टिकल हम आसाम का जिक्र करने वाले हैं और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ये सिलेबस यहाँ पे गलत है, आप इसको जीएस पेपर 3 में एसोसिएट करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाएगा ये, फाइन, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट में भी आ जाएगा, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन याद रखिएगा। तो सिलेबस में कहाँ आ जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि जीएस पेपर 3 में ही है, और 3 में ही एनवायरनमेंट का भी सेक्शन है जिसमें कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, आइए इसका बैकग्राउंड पहले डिस्कस करते हैं। तो बागजान वेल यानी ये एक कुआं है और यहाँ पर इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL अपनी फैसिलिटीज़ लगाए हुए हैं। ठीक है, तो फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्यों लगाई गई हैं, ताकि वहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन किया जा सके, क्रूड ऑयल को निकाला जा सके, और असम इसके लिए बहुत जाना भी जाता है। ये गैस या ऑयल प्रोड्यूसिंग वेल है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, यहीं पर ये पूरा मामला हुआ है और पूरे आर्टिकल में हम इसका जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि मेजर पॉइंट यही है, आपको ये जानना होगा। बागजान वेल जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, यहीं पर पूरा ये हादसा हुआ है अभी, जिसमें कि एक ऑयल वेल में आग लग गई है। तो इसको कॉपरेट कौन करता है, चलाता कौन है, रेगुलेट कौन करता है, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे जो काम शुरू किया गया है ड्रिलिंग का, वो 2006 से शुरू किया गया है और इसमें लगातार अभी चीज़ें ढूंढी जाती हैं, पता की जाती हैं, पता लगाया जाता है। तो ये सारे काम वहाँ पर लगातार चल रहे हैं। अब जो प्रेजेंट कंडीशन अभी राइज हुआ है, जो उस गैस प्रोड्यूसिंग वेल में गैस के लीकेज के बाद आग लग गई, तो अब उससे क्या हो सकता है, कितना उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है उसके नेबरहुड एरिया में, वो देख लेते हैं एक बार। तो 1610 फैमिलीज with 2503,000 people have been evacuated to relief camp। खैर आर्टिकल में हम जाएंगे भी, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को फटाफट रिलीफ कैंप में, मतलब गांव के गांव को खाली करवा दिया गया है फटाफट, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं सिर्फ ह्यूमन नहीं, जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत खतरे में है, क्योंकि यहीं पास में ही डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क भी मौजूद है, मागोरी मोटापुंग वेटलैंड भी मौजूद है, और असम जैसा कि आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, हेरिटेज के लिए जाना जाता है। और ऐसे में इतना बड़ा हादसा, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कई इवेंट ऐसे हो चुके हैं। तो इसी पर पूरा आर्टिकल लिखा गया है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी जानकारी डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क के बारे में। तो नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। ध्यान दीजिएगा, ये नेशनल पार्क एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ बैंक पर सिचुएटेड है। 19 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है पूरे वर्ल्ड में, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। और लार्जेस्ट स्वाइम फॉरेस्ट भी है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, अगर देखा जाए तो। एंड आइडेंटिफाइड बाय IBA, दैट इज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, नोटिफाइड बाय द बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज हिस्ट्री सोसाइटी, इनके द्वारा IBA भी घोषित किया गया। मतलब बहुत जो बर्ड्स हैं वो किसी किसी लोकेशन में ही जाती हैं, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एरिया बर्ड के लिए डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क को भी घोषित किया गया है BNHS के द्वारा, याद रखना है आपको। और वो जो बर्ड्स हैं उसमें से फेमस और रेयर बर्ड हैं वाइट विंग्ड वुड डक, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, वाइट विंग्ड वुड डक एज वेल एज फेरल हॉर्सेस, ये यहाँ पर आती हैं, इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मागोरी मोटापुंग वेटलैंड कहाँ पर है, वहीं पर है, असम में ही है, और इसी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में मौजूद है। यहाँ से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर ये वेटलैंड पड़ता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कैटफिश के लिए जाना जाता है, इसी कैटफिश के नाम पर, मागुर कैटफिश के नाम पर ही रखा गया इसका नाम, मागुरी मोटापुग वेटलैंड। ठीक है, आइए मेन आर्टिकल में चलते हैं। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया कहानी क्या है। कहानी बहुत ही दर्दनाक है। कुछ ये हुआ कि वहाँ पर आज नहीं बल्कि 27 मई से ही लीकेज होना शुरू हुआ, और लगातार चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोशिश जो है वो नाकाम रही। ठीक है, अब अचानक से 7,000 से ज़्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में पहुँचाया जा रहा है, और अभी ये काम चल ही रहा है। वहाँ पे आसपास में जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही खतरे में हैं,
गांव के गांव में तो ऑब्वियसली आग पहुंच ही रही है, साथ में पास में जो जंगल है, जो नेशनल पार्क है, वो भी काफ़ी खतरे में है इसकी वजह से। और देखिए चीज़ें नॉर्मल कब तक होंगी, अगर आप ये पूछते हैं तो आप जान के बहुत ही शॉक्ड हो जाएंगे कि इससे पहले जो इवेंट्स हुए हैं ऐसे, जब भी कभी ऑयल वेल में आग लगा है, तो फिर कब तक चीज़ें नॉर्मल हो पाती हैं। इसके लिए देखिए अप्रॉक्सीमेटेड 4 वीक का समय बताया जा रहा है, लेकिन ये एक एजम्पशन है, एक एजम्पशन है ये, ठीक है। इसके लिए लेकिन इसके पहले जो इवेंट्स वहाँ पर हुए हैं ऑलरेडी, उसमें बताया गया है कि 2005 में भी एक बार जब ऐसे ही सिचुएशन आई थी तो 45 डेज लगे थे। डिब्रूगढ़ की कहानी है ये, कि 45 डेज लग गए थे चीज़ों को नॉर्मल करने में। फिर एक अनदर ऐसी एक्सीडेंट हुआ था ओएनजीसी फैसिलिटी शिव सागर में। अब देखिए ये सब आपको ना याद रखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, कि शिव सागर में जो फैसिलिटी है ऑयल की वो किसकी है, या ऑयल इंडिया लिमिटेड की फैसिलिटी कहाँ पर है, तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। अब वहाँ पे शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे ही एक हादसा हुआ था, उसको 3 महीने लग गए थे कंट्रोल करने में। तो अभी ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, इसको बता पाना काफ़ी मुश्किल है। पहले तो उसका कारण क्या है उसको बता पाना बहुत मुश्किल होगा, फिर इसका ये कब तक नॉर्मल कर दिया जाएगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इम्पैक्ट जान लीजिए, इम्पैक्ट आपको अंदाज़ा तो लग चुका होगा क्या इसका इम्पैक्ट है। बहुत सारे लोग अभी, जैसा कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि 2 फायर फाइटर थे, उनकी मौत हो गई है वहाँ पर, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग खतरे में हैं। बहुत सारा बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जो खतरे में हैं, और इस एक्सीडेंट की वजह से एक्सटिंक्शन भी हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व का। आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में से एक है ये, एंड प्रोडक्शन है ये पीएसयू। तो मतलब अगर इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन फैसिलिटी की ये हालत है, वहाँ पर अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सेफ्टी प्लान एडिक्वेट नहीं है, तो ये क्या शो करता है, ये क्या बताता है, किस तरफ इशारा करता है कि कितना बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप इमेजिन कीजिए, भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है, जिनके पास की एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। वो जितना ज़्यादा आपको शक्ति देती हैं, उतना ही ज़्यादा आपको वल्नरेबल बनाती हैं। और अगर हमारे यहाँ पर चीज़ें सही तरीके से एडिक्वेट मेजर्स नहीं लिए जाते हैं सही समय पर, जबकि आपको 27 मई को पता चल जाता है, 27 मई को पता चल जाता है कि गैस लीक होने लग गया, सिंगापुर से टीम को भी बुलाया जाता है, लेकिन चीज़ों को नॉर्मल नहीं कर पाए। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे पास 10 से 15 दिन का समय होते हुए भी हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, और अब चीज़ें ये है कि वो हमारे हाथ से बाहर जा चुकी हैं। पब्लिक सेफ्टी और सेंसिटिविटी को मैनेज करना और लोकल एनवायरनमेंट को बचाना, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए आगे आने वाले किसी भी तरीके के विजन का। चाहे वहाँ पर ऑयल काम करती है या फिर वहाँ पे ओएनजीसी काम करती है, ये जो भी एजेंसीज काम करती हैं, इनको बहुत अच्छे से रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है। भले ये पीएसयूज़ हैं, लेकिन इनको भी रेगुलेट किया जाना चाहिए। इनको भी जो गवर्नमेंट के और नॉर्म्स हैं उनके रेगुलेशंस के अंदर में लाना चाहिए कि ये इतनी बड़ी जो चीज़ें होती हैं, डिज़ास्टर होती हैं, वो भी बिकॉज ऑफ द मैन पावर, वो नहीं होना चाहिए। आगे ऐसे किसी भी इवेंट को रोकने के लिए हमें पहले से तैयार खुद को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, पब्लिक स्पेस फॉर द पीपल। और ये इसको हम एसोसिएट कर देंगे पेपर 1 में, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा सा आप फिर से एडिट करेंगे, जीएस पेपर 1 में आ जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। आर्किटेक्चर का आपको एक टॉपिक मिलेगा जब आप जीएस पेपर 1 में जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में आर्किटेक्चर एग्जैक्टली लिखा हुआ है, राइट। तो वहाँ पर ये आपका एसोसिएट हो जाएगा पूरा चैप्टर। अब हम इसमें इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, किस चीज़ पर बात चल रही है, वरना पूरा आर्टिकल डिस्कस हो जाएगा और आपको बिल्कुल हवा नहीं लगेगी किस बारे में कहाँ बात हो गई, ठीक है ना। अब आइए इस पर डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड पर। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि 2019 में ही लाया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है, एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग वन। अभी जो एग्जिस्ट करता है ना पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसके जस्ट बगल में एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रीवैम्पिंग द 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट एंड नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक टू रीपर्पस एज ए म्यूजियम।
तो मतलब एक अलग अलग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक को म्यूजियम की तरह बनाया जाएगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का कॉमन ऑफिस तैयार किया जाएगा अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब समझ में आ गया। कुछ और फैक्ट जान लीजिए जिसमें आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सेंट्रल विस्टा ऑफ न्यू दिल्ली हाउसेज, अब इसमें क्या क्या आते हैं देखिए, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट एंड नेशनल आर्चिव अमंग अदर्स, ये सारे सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाइए, मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 1911 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है मॉडर्न इंडिया का, क्योंकि इसी साल में दो काम हुए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, दूसरा इवेंट हुआ था राजधानी को, भारत की राजधानी कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तीसरा इवेंट हुआ था किंग जॉर्ज 5 भारत के दौरे पर आए थे, दिल्ली दरबार हुआ था और एक ग्रैंड असेंबली हुई थी जिसके दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और इसी समय में दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था। डेवलपमेंट करने के लिए बुलाया गया एक महान आर्किटेक्ट को, एडविन ल्यूटिन्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है और आता भी है, पूछा जाता है। बहुत ही प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट जो जिन्होंने कि साउथ अफ्रीका में एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स को बनाया था और उनके आर्किटेक्ट थे। और हर्बर्ट बर्कर का भी नाम, आपको बकर का भी नाम याद रखना है, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में किनका किनका नाम आता है, ल्यूटेंस का और बाकर का, दोनों का आता है। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन करने में एडविन ल्यूटेंस का अकेले ही नाम आता है। तो ध्यान दीजिए कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं और इन बिल्डिंग्स को बनाने में जो आइडिया है वो इन लोगों का है, तो इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। द सेक्रेटेरिएट विच इंक्लूड बोथ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक वॉज डिजाइन बाय हर्बर्ट बार्कर। ठीक है, तो इनका इनका ये पूरा हिस्ट्री समझ में आ गई। अब आते हैं आर्टिकल पर। आर्टिकल में कहा जा रहा है जो राइटर हैं, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि राइटर ने फुल अपोज करके लिखा है। उनका कहना है जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान सरकार लेकर के आई है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इनका कहना है कि जो ज़मीनें हैं, इतनी बड़ी सारी बिल्डिंग्स हैं और इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको पब्लिक के यूज़ में रखना चाहिए, ठीक है, ना कि सारी चीज़ें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। इनका कहना है कि जो जो ज़मीनें बची हैं उनको आप पब्लिक को वापस करो, पब्लिक को इनफ स्पेस प्रोवाइड करो। इंडिया गेट जो कि इतना इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोग जाकर के कई सारे हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट करते हैं, इसमें 2012 वाला प्रोटेस्ट का ये जिक्र करते हैं। ये कहते हैं कि न्यू ईयर ईव पर लोग वहाँ पे अभी 2020 में 3.5 लाख वहाँ पर इकट्ठा हुए थे लोग। तो भाई इनके लिए जगह होनी चाहिए, इनके लिए सराउंडिंग्स होना चाहिए, और उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और सरकार जो है वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट किए जा रही है। नेग्लेक्टेड द ईस्टर्न साइड, इनका कहना है कि ईस्टर्न साइड को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया। वही ईस्टर्न साइड जिनका कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंस हुआ करता था उसको अभी बहुत नेग्लेक्ट कर दिया गया है। पहले के समय में जो ईस्टर्न साइड है वो फुली डोमिनेटेड है इंडिया गेट से, ठीक है ना। अब आप इस तरीके से समझिए कि पूरा जो सेंट्रल विस्टा है, ये सेंट्रल विस्टा है, इसमें ये हिस्सा हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे आपको दिमाग में रखना है। और इसमें ईस्टर्न साइड में इंडिया गेट वाला रीजन हो गया, फिर अदर साइड में कुछ और जैसे किसी तरफ में राष्ट्रपति भवन है, कहीं पर कई सारे बैरक्स हैं, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसी का ये जिक्र कर रहे हैं कि ईस्टर्न साइड में पूरी तरीके से इंडिया गेट है जो डोमिनेट कर रहा है। और इसके पहले कई सारे जो किंगडम रहे, महाराजा राजा रहे, उन्होंने अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई, अलग अलग आर्किटेक्चर बनाए, कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अभी जो नया रीडेवलपमेंट प्लान लेके आई है सरकार, इसमें पूरी तरीके से ईस्टर्न साइड को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कहते हैं कि आर्मी बैरक्स को बनाया गया 30 एकड़ की ज़मीन पर, जिसको अलग अलग नाम दिया गया है, प्रिंसेस पार्क, जोधपुर हाउस, जामनगर हाउसेस। तो इतने बड़ी बड़ी जो जगह हैं उसका यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसका यूज़ कैसे किया जाना चाहिए, नेशनल स्टेडियम वगैरह बनाया जाए, म्यूज़ियम्स बनाए जाएं, पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और इनका ये कहना है एंड ओपन लैंडस्केप ग्रीन फॉर द कॉमन पब्लिक, तो वहाँ पे आप उस ज़मीन को खाली भी छोड़ सकते हैं, लैंड को पूरा ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पे लोग, पब्लिक लोग, कॉमन लोग जा सकें, ठीक है ना। तो इनका कहना है कि जो पहले ब्रिटिशर्स जो करते थे, वो जो कॉलोनियल पीरियड था, वहाँ पे समय में जो इतने बड़े बड़े राजा महाराजा लोग इतने आलिशान बंगला अपने लिए बनाते थे, उसको अब आपको उस माइंडसेट से बाहर आकर के डेमोक्रेटिक माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है। और जो लोग हैं पब्लिक सेंट्रिक चीज़ों को
लाने की ज़रूरत है, और जो डिज़ाइंस आपके होने चाहिए वो काफ़ी डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को दिखाने चाहिए, ऐसा इनका मानना है। बेटर यूज़ ऑफ दीज लैंड्स, अब कई सारी ज़मीनें हैं जो ऐसे खाली पड़ी हुई हैं, या फिर अभी कुछ एग्जांपल देते हैं ये कि जो इंडियन आर्मी के अंतर्गत इतने सारे ज़मीनें हैं, जैसे दिल्ली कंटोनमेंट एरिया ही है, या उसके अलावा जो ज़मीनें हैं उसको इनको जो वेस्टर्न साइड में ऑक्यूपाई किया हुआ है, हम सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें वेस्टर्न साइड ऑफ द विस्टा में जो ज़मीनें हैं उसको फ्री कर देना चाहिए, और उसका यूज़ कैसे करना होगा, उसके यूज़ में यू डोंट हैव अ नेशनल लाइब्रेरी, तो नेशनल लाइब्रेरी नहीं तो आप लाइब्रेरी बनाओ, आप नेशनल जेम और ज्वेलरी म्यूज़ियम तैयार करो, क्योंकि इंडिया उसके लिए जाना जाता है। आप आर्ट एंड क्राफ्ट्स के म्यूज़ियम तैयार करो, है ना। तो ये सारे जो इनोवेटिव वर्क्स हैं इनको पब्लिक बिल्डिंग्स, दीज आर द पब्लिक बिल्डिंग विच हैव बिन टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, कई सालों से इस पर बातें चल रही हैं कि लाइब्रेरी होना चाहिए, म्यूज़ियम होना चाहिए बड़े बड़े, उसको अब पूरा करने की ज़रूरत है। तो ये इन्होंने सुझाव दिया है, काफ़ी क्रिटिक भी इन्होंने अपना बताया है इस पूरे दौरान में, डिस्कशन के दौरान में। अब ये स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जांपल देते हैं कि बीकानेर हाउस है, और वहाँ पे कैसे राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कैप्चर किया हुआ है, फिर ऐसे ही जोधपुर हाउस की भी कहानी है। तो ऐसे इन सारी चीज़ों को, जो इतनी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और जो एक्स्ट्रा है 1950s के बाद जो बनी हुई है, और उसके पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनकी लोकेशंस को खाली करना चाहिए, जगह को खाली करके नेशनल म्यूज़ियम वगैरह में इंडियन म्यूज़िक के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है, इनका ये कहना है। एंड हाउ द लॉजिकल लैंड यूज इशूज नीड टू बी एड्रेस्ड एंड एरर्स ऑफ द पास्ट रिवर्स्ड एंड द बैरक बिल्ड द ब्रिटिश नीड टू बी डेमोलिश्ड। अब देखिए इन्होंने बहुत ही क्रिटिक लिखा है और डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है वो सरकार लेके आ चुकी है और बिल्डिंग्स बनवाए जा रहे हैं, तो आपके व्यूज़ हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। आप कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे, तो अपने आंसर राइटिंग में बैलेंस्ड व्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। क्रिटिक के तौर पर आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है कि हमें नेशनल लाइब्रेरी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो बनाना ज़्यादा उचित हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको टारगेट करते हुए अपना आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन है आंसर राइटिंग के लिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा प्रपोज किया गया है, और इसमें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग वन। दूसरा सवाल भी देख लीजिए, बहुत ही आसान है, एंड आप श्योरली इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में जाके करना है, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है आज। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल को 4 क्वेश्चन थे क्योंकि एक गड़बड़ था उसमें, और यहाँ पे जीएम क्रॉप के बारे में पूछा गया था, तो इसमें तीनों तीनों स्टेटमेंट सही है, डी इसका आंसर है। द जीन कैन बी इधर फ्रॉम द एनिमल और प्लांट, कहीं से भी लिया जा सकता है, इवन सॉइल से भी लिया जा सकता है, ठीक है। आगे आगे सवाल पूछा गया आपसे कि किसको अप्रूवल मिल गया है, तो देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। अब यहाँ पर बीटी कॉटन भी है और यहाँ पे एचटी कॉटन है, आपको याद नहीं आ रहा कि इसमें से क्या होगा, तो आपको एक बात तो अच्छे से पता है कि बीटी ब्रिंजल को तो अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि ये खाने की चीज़ है और खाने की चीज़ पर ही पूरा बवाल मचा हुआ है, तो आप टू को एलिमिनेट कर सकते हैं। अप्रूवल के बारे में पूछा गया ना, किसको अप्रूव किया गया, तो टू को एलिमिनेट जब करेंगे तो आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ए। अगला सवाल था लद्दाख यूटी, अब यहाँ पे भी सेम लगाइए, आपको क्या आता है, लिपुलेख का जिक्र आपने कई बार किया हुआ है, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में पड़ता है, तो लद्दाख यूटी में तो नहीं है, 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। पांचवा सवाल मनरेगा से पूछा गया है, प्रोवाइड्स 100 डेज एम्प्लॉयमेंट टू मेल एडल्ट फ्रॉम रूरल इंडिया एंड इट वॉज प्रपोज्ड बाय नरसिम्हा राव इन 1991। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, नरसिम्हा राव के द्वारा प्रपोज किया गया था, बाद में हालांकि मनरेगा को 2005 में लाया गया था अगर देखा जाए तो, और लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था उस समय में ही इसको लाया गया था कि आपको ऐसा प्रोवाइड करना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करनी है, एंड ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है मेल एडल्ट को फ्रॉम द रूरल इंडिया। हालांकि ये फीमेल को भी एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन इसमें चूंकि ओनली नहीं लिखा हुआ है, तो ओनली नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम गलत नहीं मानेंगे, इसके हिसाब से हम सी आंसर पर जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है आंसर देने में आपको, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएंगे, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वहाँ पर ओनली नहीं लिखा हुआ है,
तो हम इसमें सही मानेंगे। और दूसरा वाला स्टेटमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये लाया वहीं से गया था 1991 से ही, बाद में 2005 में इसका नाम बदला गया था। उस समय में एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आता था जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी देने की बात कही थी तो। लेकिन अगर स्पेसिफिक मनरेगा की हम बात करते हैं तो वो 2005 में कॉन्सेप्ट को लाया गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अभी हम यहाँ पे आंसर को सी मानेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।